जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, जो 2019 के पहले हुआ था और कुछ लोगों ने सोचा था कि 2019 में जो चीज हो गई है वो 2025 में भी हो जाएगी और बिहार चुनाव में इसका फायदा होगा, लेकिन हो गया बिल्कुल उल्टा। जो राजनीतिक परिस्थिति उस समय बनी थी, उस समय स्थिति ये थी 2019 में पुलवामा होने से पहले कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। किसी को नहीं लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव 2019 का पार्लियामेंट का जीत पाएगी। लेकिन चुनाव के पहले जब पुलवामा हुआ, और वास्तविकता में पुलवामा हुआ, कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति जो इंडिपेंडेंट विश्लेषण करे तो ये महसूस होगा कि उस घटना के लिए, पुलवामा की घटना के लिए सत्तारूढ़ सरकार को दंड मिलना चाहिए था। और दंड इसलिए मिलना चाहिए था कि हमारे वीर जवान जिन्होंने ट्रांसपोर्ट करने के लिए विमान की मांग की थी और सरकार ने उसको नहीं माना था, और जबकि हमारे देश के बड़े बड़े नेता चार्टर्ड प्लेन से और बड़े महंगे प्लेन से पूरे विश्व के अंदर घूमते हैं, लेकिन हमारे वीर जवानों के लिए विमान उपलब्ध नहीं कराया गया। चलिए, वो तो एक मुद्दा हुआ, लेकिन ये तो एक एहतियात सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब जवानों की ट्रांसपोर्टेशन हो और कश्मीर जैसे संवेदनशील एरिया में हो तो वहां पे जो उनका कन्वॉय जाए उसकी रक्षा होनी चाहिए, विजिलेंस बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, इंटेलिजेंस नेटवर्क को बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, और किसी भी प्रकार की घटना, वो वीर जवान जिनको बनाने में देश इतना अपना समय धन खर्च करता है, और जो सैनिक उसके प्रतिकार में अपनी जान देश को देने के लिए, निछावर करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उनकी सैनिकों की एकमात्र इच्छा होती है कि वो लड़ते हुए मारे जाएं, बिना लड़े न मरें। जैसे अब्दुल कलाम साहब से एक बार पूछा किसी ने कि आपकी इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा मेरी इच्छा यह है, मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक शिक्षक हूं। जब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे तब उन्होंने ये बात कही, मैं एक शिक्षक हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी मौत ऐसी हो कि मैं लेक्चर देते हुए मरूं। और उनकी मौत वैसी ही हुई। जब वो एक लेक्चर दे रहे थे, छात्रों को संबोधित कर रहे थे, अचानक उनको हार्ट अटैक आया और उनको मौत हो गई। तो सैनिक, हर सैनिक ये चाहता है कि इसकी मौत हो तो लड़के हो, 10 दुश्मनों को मारे और तब शहादत को प्राप्त हो, और वो हंसते हंसते अपने प्राण त्यागे। लेकिन जो ये मौत हुई, जो ये शहादत हुई पुलवामा के अंदर, ये कोई भी सैनिक मरते समय खुश नहीं रहा होगा, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि उनकी मौत जो हुए वो एक इस प्रकार की जैसे कोई अनचाही मौत, और जो सरकार बचा सकती थी वो हुई। जो आरडीएक्स की भरी हुई गाड़ी, जो सतपाल मलिक कहते हैं, लगातार घूमती रही 10-12 दिन, कोई इंटरसेप्शन नहीं हुआ, उसको रोका नहीं गया, सीधे आई, भिड़ गई, और एक कन्वॉय की एक वैगन से भिड़ी, और उस वैगन में 40 लोगों की शहादत हो गई, चिथड़े उड़ गए। ये मौत कोई मौत नहीं मानी जाएगी, एक प्रकार से रक्षा न उपलब्ध कराए जाने के कारण हुई शहादत माना जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का व्हाट्सएप ग्रुप, आईटी सेल, उनके लोग, उन्होंने उसके बाद बालाकोट के कह के, और जब विपक्ष ने उसमें प्रश्न पूछा तो ये सेना पे प्रश्न उठाते हैं, सेना को सामने कर दिया, उसके पीछे छिप गए, और उसके बाद उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। लेकिन वो नौबत आई क्यों? असली मुद्दा यह है, वो नौबत आई क्यों, हमारे वीर जवानों की शहादत क्यों हुई और किसकी कमी से हुई, ये जांच होनी चाहिए थी। और जिसकी कमी से हुई उसे दंड मिलना चाहिए था, लेकिन ना जांच हुई, कि ना किसी को दंड मिला, वीरों की शहादत हो गई, उनके परिवार बिल्कुल बर्बाद हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 2019 में उसका फायदा मिल गया। लेकिन इस घटना के पहले भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब थी, और बालाकोट के बाद स्थिति बहुत अच्छी हो गई। 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई और फुल मेजोरिटी में आ गई। लेकिन इस बार बिल्कुल उसी प्रकार की घटना घटी, बालाकोट जैसी घटना घटी पहलगांव के अंदर।
सुरक्षा नहीं दी गई, सुरक्षा व्यवस्था थी नहीं, कोई जवाबी फायरिंग नहीं हुई। आतंकवादी आए, 200 किलोमीटर बॉर्डर क्रॉस करके आए, रहे, रेकी की, निरीह लोगों को मारा, भाग गए, पकड़े नहीं गए। पता नहीं जांच होगी कि नहीं, जांच होगी तो पता चलेगा ये किसकी कमी से हुई, और जिसकी कमी से हुई उसको दंड मिलना चाहिए, क्योंकि ये 26 लोग जिन्होंने, पर्यटकों ने अपनी जान दी है, इनके परिवार तो उजड़ गए, इनके परिवार तो बर्बाद हो गए। अब जांच होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल ये भी पुलवामा जैसा होगा, वी डोंट नो। लेकिन इस बार फिर ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे कहा गया कि हम उनके आतंकवादी ठिकानों को खत्म कर देंगे, और ये बाद में जयशंकर साहब ने कहा कि हमने, और जो बल्कि उनका स्टेटमेंट है उसके हिसाब से, प्रायर टू द अटैक पाकिस्तान अथॉरिटीज वेर इन्फॉर्म्ड। लेकिन अब बाद में ये कहा जा रहा है, और विक्रम मिश्री साहब को बाहर सामने किया गया कि नहीं, हमने बाद में नहीं बताया, अटैक करने के बाद में बताया। लेकिन चलिए, अटैक करने के पहले अगर आपने बताया कि आप टेररिस्ट कैंप को केवल हर्ट करेंगे, तो टेररिस्ट कैंप को हर्ट करने के पहले अगर बता देंगे तो टेररिस्ट तो वहां से निकल जाएगा। और अगर बाद में करेंगे तो किसने इन्फॉर्म किया, किसने उनको यह अधिकार दिया था पाकिस्तान जैसे दुष्ट राष्ट्र से वार्ता करें। और यह भी एक प्रश्न उठता है कि अगर केवल टेररिस्ट कैंप्स के एस्टेब्लिशमेंट तोड़े गए, लेकिन जो हम लोग सुन रहे हैं, जो हम लोगों को पता चल रहा है कि उनके एयरबेस खत्म कर दिए गए, उनके खड़े हुए प्लेन तोड़ दिए गए, और उसमें बहुत सारे उनकी आर्मी एयरफोर्स ऑफिसर्स मरे, तो वो तो टेररिस्ट कैंप नहीं रहे होंगे। या ये मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए, मैं कोई डिफेंस का ऑफिसर तो हूं नहीं, लेकिन मेरे को अगर टेररिस्ट कैंप्स को आपको केवल खत्म करना था, और टेररिस्ट तो बच गए, मसूद अजहर तो बच गया, असली टेररिस्ट बच गए, उनके परिवार के लोग मर गए, जबकि हो सकता है परिवार के लोग टेररिस्ट ना हो। ये जरूरी नहीं कि टेररिस्ट के परिवार के लोग भी टेररिस्ट हो, और एक बहुत अच्छे आदमी के घर में सब लोग अच्छे आदमी हो। एक व्यक्ति अच्छा हो सकता है, परिवार खराब हो सकता है, परिवार खराब हो सकता है, एक आदमी अच्छा हो सकता है, ये हमने देखा है। लेकिन फिर एयरबेस कैसे खत्म हुए, तो कंट्रडिक्शन है। लेकिन चलिए, लेकिन ये सोचा गया रहा होगा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर होगा, फिर जैसे अब रेलवे टिकट में आप देख रहे हैं मोदी जी की फोटो छप रही है, किसी आर्मी ऑफिसर, डिफेंस ऑफिसर की नहीं खींच रही है। जो बैनर्स लग रहे हैं, पोस्टर्स लग रहे हैं, उसमें आर्मी वालों की फोटो नहीं है, उसमें सारे बीजेपी के नेताओं की फोटो है। इसका माने उसी प्रकार की स्थिति को बनाने का प्रयास हो रहा है जैसा कि पुलवामा के समय हुआ था। लेकिन इस बार परिस्थिति बिल्कुल डिफरेंट है। जो सूत्र बता रहे हैं कि आरएसएस ने एक अंदरूनी सर्वे कराया है, और उस अंदरूनी सर्वे के हिसाब से आज भारतवर्ष का हर आदमी, ज्यादातर आदमी ये पूछ रहा है कि आपने पुलवामा में सुरक्षा क्यों नहीं दी, और आपने पहलगांव के अंदर सुरक्षा क्यों नहीं दी, और आतंकवादियों को भागने क्यों दिया, और अगर आतंकवादी ठिकानों पे आपको आक्रमण करना था तो पहले भी क्यों बताया और बाद में भी क्यों बताया, और उसके बाद असली आतंकवादी तो बच गए और बाकी निर्दोष लोगों को अगर आपने मार भी दिया तो उससे हमें क्या लेना देना। जो हमारे 26 लोगों की शहादत हुई और उसके बाद जो जवाबी गोलाबारी हुई पुंछ में, राजौरी में, हमारे निरीह लोग मारे गए, उसकी जवाबदेही किसकी होगी। अच्छा, ये भी सरकार बताने को तैयार नहीं है कि हमारा कितना नुकसान हुआ, क्योंकि जब तक आप ये नहीं बताएंगे कितने निरीह लोग मारे गए तो उनको गवर्नमेंट हैज टू कंपेंसेट, उनको फाइनेंशियल हेल्प देनी चाहिए, उनको रिहेबिलिटेट करना चाहिए। अगर उनको नहीं करेंगे तो आप अपने उत्तर, आपकी गलती की वजह से वो क्यों भुगते। लेकिन आरएसएस का जो इंटरनल सर्वे है ये बताया जा रहा है कि उसके अनुसार आज राजनीतिक परिस्थिति देश की बिल्कुल बदल गई, और अगर आज चुनाव हो जाए तो कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पे 200 सीटें पा सकती है। ये बिल्कुल वही स्थिति है 2004 और 2009 वाली, 200 सीटें कांग्रेस, उस समय भी ऐसी ही परिस्थिति बनी थी। और जो कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं वो भी करीब करीब 200 सीटें पा सकते हैं, आज के जो आरएसएस के जो सूत्र बता रहे हैं उनके सर्वे के अनुसार। इसका माने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को केवल 150 सीटों के आसपास मिलने की संभावना है, जो बिल्कुल राजनीतिक पटल पे एक बहुत बड़ा परिवर्तन। और इसका कारण यह है
इसका कारण यह है कि देखिए, एक घटना एक बार होती है, लोग उस पर विश्वास करते हैं, दूसरी बार होती है, लोगों को संशय होता है। पुलवामा में लोगों ने माना और इतना ज्यादा गहन अध्ययन नहीं किया कि वहां पे सुरक्षा में चूक क्यों हुई, आरडीएक्स कैसे पहुंचा, सैनिकों की गाड़ी से कैसे टकराया, जांच क्यों नहीं हुई, क्योंकि पहली घटना थी। वैसे इसके पहले पठानकोट में भी हो चुका था, उरी में भी हो चुका था, हर जगह हुआ था, लेकिन लोगों ने उतना ज्यादा सोचा नहीं। लेकिन इस बार जिस प्रकार की घटनाएं घटी, इस बार लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि ये 26 लोगों की मौतें, फिर उसके बाद जो नैरेटिव बनाने का प्रयास हुआ हिंदू मुसलमान का, ये धर्म पूछा जात नहीं, उससे लोगों को और लगा कि कहीं ये इसलिए तो नहीं किया गया कि हिंदू मुसलमान। और बाद में जब विक्रम मिश्री साहब ने कहा कि ये जो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव था, ये पाकिस्तान का नैरेटिव था, टेररिस्ट का नैरेटिव था, वो हिंदुस्तान को अंदर से तोड़ना चाहते थे, और इसी को भक्तों ने आगे बढ़ा दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ा दिया था, उनके एंडल ने इसको आगे बढ़ा दिया था। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का नैरेटिव और भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव एक थे, वो एक ही भाषा बोल रहे थे। तो इसकी वजह से जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स थे, उनके अंदर आज के तारीख में इतना ज्यादा विरोध के शब्द उभरने लगे हैं। पहली बात तो आपने युद्ध शुरू किया, 3 दिन तक किया, 3 दिन के बाद युद्ध विराम कर लिया, और डोनाल्ड ट्रंप ने उसमें रायता फैला दिया। उन्होंने कह दिया मैंने कराया है, और व्यापार के चक्कर में कराया है। अच्छा, सरकार ये बताने को तैयार नहीं है कि हमारा कितना नुकसान हुआ, जिससे जनता को पता चले भाई जो लोग कम से कम वहां पे हताहत हुए हैं, जिनकी शहादत हुई है, उनको गवर्नमेंट, भाई उनकी क्या गलती थी अगर वो बॉर्डर्स के पास रहते हैं। अगर आपने मान लीजिए पहलगांव के अंदर हमारे नागरिकों की, यात्रियों की सुरक्षा ही केवल कर ली होती, जिसमें कुछ हजार रुपए खर्च हुए होते, तो इतना बड़ा बवंडर ना होता कि अमेरिका आपके खिलाफ हो जाता, चीन आपके खिलाफ हो जाता, टर्की आपके खिलाफ हो जाता, मलेशिया इंडोनेशिया आपके खिलाफ हो जाते, पाकिस्तान को आईएमएफ का लोन मिल गया होता, पूरे विश्व के अंदर एक तालिबान आपके साथ केवल खड़ा होता, जिस सरकार को आपने खुद रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ। तो इतना ज्यादा ये जो बवंडर मचा है पूरे राजनीतिक सामाजिक परिवेश में, तो अब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि मोदी जी तो विश्व के करीब करीब हर देश में जा चुके हैं, झप्पी लग चुके हैं, गिफ्ट दे चुके हैं, पैसा बांट चुके हैं। टर्की को भी पैसा दिया गया था जब उनके यहाँ भूकंप आया था, तो उन लोगों ने उसको रेसिप्रोकेट क्यों नहीं किया, उसका बदला क्यों नहीं दिया। और अब ये जो टीम हमारी जा रही है, अगर ये टीम को ही भेजना था तो मोदी जी ने इतना ज्यादा लाइजनिंग क्यों किया था, क्योंकि जो पूरी विदेश नीति थी वो बन रही थी पूरे हर विश्व के देश के अंदर। एक उसमें जयशंकर साहब थे, एक डोवल साहब थे, और एक मोदी जी थे। इसके अलावा आपने कहीं किसी और मिनिस्टर को, कॉमर्स मिनिस्टर को या डिफेंस मिनिस्टर को बाहर जाते हुए नहीं देखा होगा। हर जगह ये त्रिगुट आपको दिखाई पड़ा होगा। और जयशंकर साहब ने जिस प्रकार का स्टेटमेंट दिया और जिस प्रकार की उनकी रेपुटेशन इंटरनेशनल वर्ल्ड में आज में है कि ही इज ए वेरी एरोगेंट पर्सन, और आप जानते हैं डिप्लोमेसी में एरोगेंसी नहीं चलती। आपने देखा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप भी बात करते हैं तो कुर्सी पीछे करते हैं हर विदेशी गेस्ट की, जबकि उनकी उम्र काफी है। कोई भी गेस्ट आता है उनको बाहर जाके रिसीव करते हैं, क्योंकि कर्टिसी पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी। लेकिन जयशंकर साहब की बॉडी लैंग्वेज तो ऐसा है कि जैसे सब उनके सामने भिक्षुक हैं, और वो किसी को किसी प्रकार से बोल सकते हैं। कभी यूरोप को भाषण दे देते हैं, कभी अमेरिका को दे देते हैं, कभी चीन और रूस को। हाँ, चीन को नहीं देते। चीन के बारे में तो कहते हैं हाँ वो मजबूत राष्ट्र है, बड़ा राष्ट्र है, उनसे लड़ाई हम कैसे कर सकते हैं, बी लॉजिकल। अरे यार, लड़ाई क्यों नहीं कर सकते? अगर वो हमारे क्षेत्रों में अतिक्रमण करेगा, हमारे देश के हितों को अनदेखा करेगा और हमारे देश की जमीन को हड़पने का प्रयास करेगा, तो भारत इतना कमजोर नहीं है जयशंकर साहब कि आप कहेंगे हमसे लड़ेंगे नहीं। हम लड़ने को तैयार है अगर, लेकिन हम अतिक्रमण नहीं करते किसी के देश में, लेकिन कोई देश हमें भी हमारे देश के अंदर अतिक्रमण नहीं करेगा। यही इंदिरा जी ने कह दिया था निक्सन से, जब उन्होंने कहा था कि हम ये चाहते हैं, तो इंदिरा जी ने कहा था आई ट्रीट यू एज माई फ्रेंड, आई ट्रीट अमेरिका एज माई फ्रेंड, यू आर नॉट माई मास्टर, वी आर ए ग्रेट नेशन, वी विल टेक एन ओन डिसीजन। हम आपको मित्र मानते हैं, आपको मालिक नहीं मानते हैं। और वो स्पिरिट चाहिए। जब उन्होंने रूस से पता कर लिया था 1971 में पाकिस्तान को तोड़ने के पहले, और जब अमेरिका आगे बढ़ा था और रूस आगे बढ़ा था, तो अमेरिका ने पैर पीछे खींच लिए थे और हमने पाकिस्तान को तोड़ दिया था। वो दूरदर्शिता की आवश्यकता है, वो विदेश नीति की आवश्यकता है, और उस बुद्धि चातुर्य की आवश्यकता है, और देश को अंदर से एकजुट करने की आवश्यकता है। ये जो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव है, ये देश को खा रहा है। इसलिए
मेरा निवेदन है कि भारतवर्ष को एकजुट रखें, हिंदू मुसलमान के नैरेटिव को राजनीतिक लाभों के लिए अगर उठाने का पसंद करेंगे तो आज हिंदू भी ये पसंद नहीं कर रहा है कि उनके मुसलमान भाइयों पे अत्याचार हो और उन्हें खराब तरह से ट्रीट किया जाए। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।